नमस्कार। क्या आप जानते हैं आज़ादी से पूर्व से लेकर अब तक भारतवर्ष से जुड़े 12 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और अगर स्पेसिफिक में बात करूं तो भारत के 5, भारतीय मूल के विदेशों में रहे 4 और विदेशी मूल के भारतवर्ष में रहे या भारत में काम जिन्होंने किया 3 लोगों को ये पुरस्कार अब तक मिल चुका है। आप देख सकते हैं कि जब हम दूसरे तंत्र में थे, ब्रिटिश कॉलोनियल राज में जब हम थे, तब भी हमने 2 नोबेल पुरस्कार हासिल किए। साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने, और 1930 में भारतीय वैज्ञानिक फिजिक्स के काम के लिए सीवी रमन साहब को स्कैटरिंग पैटर्न्स ऑफ लाइट के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला। और हर वर्ष 28 फरवरी को उनके इस रमन इफेक्ट, जो सीवी रमन साहब का जो काम था उसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके लिए हर वर्ष 28 फरवरी को हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिवस या नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। और आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे इस वर्ष का थीम है साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, और विषय के एक्सपर्ट मुग्धा सिन्हा जी, सेक्रेटरी एंड कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ में है प्रोफेसर NP पाढ़ी। आप नए निदेशक हैं मालवीय राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान के, और स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज़ में आपका देश विदेश में भरपूर नाम है। मुग्धा जी, आपसे शुरू करते हैं। जैसा कि इस वर्ष की थीम है सस्टेनेबल फ्यूचर, तो किस प्रकार से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए डेवलप कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है, बट सर्वप्रथम मैं हमारे सभी दूरदर्शन के दर्शकों को जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि अमृत महोत्सव के तहत जो है विज्ञान सर्वते पूजते कार्यक्रम के तहत जो है पूरे राजस्थान के 33 जिलों में जो है राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल को हमने किया था, और हम 28 तारीख को इसी का समापन जो है विज्ञान दिवस पर राजस्थान साइंस फिल्म फेस्टिवल के रूप में करने जा रहे हैं। तो जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि आई एम अ साइंस एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर। तो मैं किस तरह से साइंस को देखती हूँ? साइंस का जो ध्येय है वो बेसिकली साइंटिस्ट जो हमारे साइलोज ऑफ द लेबॉर्ट्रीज़ में बैठे हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और किसी ने बहुत अच्छा कहा भी है कि द रिसर्च ऑफ येस्टरडे इज़ द साइंस ऑफ टुडे एंड द साइंस ऑफ टुडे इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो, राइट? तो जो साइंटिस्ट हमारे साइलोज में बैठ के लैब में काम कर रहे हैं वो दुनिया की या सोसाइटी की जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, वो मेरा काम है उसको साइंटिस्ट को साइलोज ऑफ द लैब से बाहर निकाल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए समाज के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जोड़ने का काम है। और ये काम जो है साइंस एज अ सर्विस प्रोवाइडर करता है। मेरे डिपार्टमेंट का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, इज़ टू सर्विस द वेरियस डिपार्टमेंट्स यूजिंग रिसर्च, यूजिंग साइंस, यूजिंग इनोवेशन, यूजिंग टेक्नोलॉजी, एंड टू ईज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, है ना, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। साइंस का जो ध्येय है वो जीवन को आसान और सरल बनाना है और सस्टेनेबल बनाना है। बिकॉज अगर हमारा इकोसिस्टम ज़िंदा रहेगा तो हम ज़िंदा रहेंगे। जैसे हमने गत 2 सालों में कोरोना में देखा कि जो मेडिकल रिसर्च थी, जो मेडिकल साइंस थी, और जो मेडिकल इनोवेशंस हुए डिफरेंट प्रकार के, चाहे वैक्सीन के हों, चाहे आपके मेडिकल डिवाइसेस के मिनिचराइजेशन में हों, जहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन की जगह आप घर पे वही ट्रीटमेंट कर सकते थे, तो मुझे लगता है ये असल काम है साइंस का। बाय पुटिंग साइंस इन सर्विस ऑफ सोसाइटी इज़ हाउ वी मेक सोसाइटी सस्टेनेबल। एंड जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, बिकॉज मेक इन इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो साइंस मैन्युफैक्चर को स्पर करता है, साइंस सर्विस इंडस्ट्री को स्पर करता है, साइंस जो है एग्री टेक और एग्री इनोवेशंस को लाके इकोनॉमी को बूस्ट करता है, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करनी है तो साइंस हैज़ टू बी द आर्किमिडीज लीवर। और मैक्रो पिक्चर से अगर हम माइक्रो पिक्चर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो जो हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो उसको हैप्पीनेस डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब हेल्थ को वेलबींग में कन्वर्ट करने का काम जो है वो साइंस करता है।
So if you look at the economy, or if you look at the individual constituents of the economy, I think research, science and technology and innovation plays a fundamental role in being the service provider in bringing up positive welfare oriented outcomes for society and individuals at large. जी, well said मुग्धा जी. Research needs to be taken out to the society, और जो immediate problems है society की उनको address करते हुए वो bridging करनी होगी, वो connect करना होगा, rather than being in isolation and being a great thinker and creating something which may be useful for after 10 years. जो कि अभी हमने कोविड के दरमियान भी देखा, हमने पूरे विश्व में चुनिंदा देशों में अपना नाम दर्ज किया जिन्होंने स्वायत्ता अपने इंडिजिनसली प्रोडक्ट डेवलप किया, सोल्यूशन डेवलप किया. और आपने जैसा सोसाइटी की बात की कि हमें सोसाइटी को होलिस्टिकली देखना होगा, तभी सस्टेनेबिलिटी की बात की जा सकती है. प्रोफेसर पाढ़ी, आपके पास आता हूँ. हमारी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो पहले समाज या परिवार से है. हमारी जो रोज़मर्रा की आदतें हैं, चाहे वो गंदगी नहीं करना हो या हमारी आवश्यकताओं को ठीक से समझ के और उनको किस तरह से सदुपयोग करना है या आवश्यकता से अधिक नहीं इस्तेमाल करना है, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच किस तरह से डेवलप की जा सकती है फॉर सस्टेनिंग लाइवलीहुड्स और सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ. ओके, सो आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किए हैं. आज की डेट में साइंस जो है वो certainly it has helped the living or livelihood of human beings for a large extent. There is no doubt about it. लेकिन जो साइंस डे, द विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की जो थीम है, दैट इज़ ऑन इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. हम ये देखना चाहते हैं कि आज के दौर पे जिस तरह टेक्नोलॉजीज कीप ऑन इंक्रीजिंग, एडवांसिंग, that certainly makes the day-to-day living of each individual across the country very comfortable. But being said that, actually if you go to a village, rural Rajasthan or any part of the country, the way they live, probably the technology should enhance their day-to-day living style, make them actually basic earning, and see to that देयर काइंड ऑफ उनकी जो जीवन की जो प्रक्रिया है, जिस तरह उनका सस्टेनेबिलिटी हम जिसको कहते हैं, वो सक्सेसफुल रहे. सो द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट सिंपली टू हैव एडवेंचरस इन डे टू डे लाइफ, ड्राइविंग ए कार, हैविंग ए मोबाइल एंड प्रॉब्ली गोइंग टू ए मॉल, बट कैन वी गिव सच काइंड ऑफ फैसिलिटी और सच काइंड ऑफ लिविंग्स टू द रूरल इंडिया विदाउट disturbing their existing ecosystem. बिल्कुल ठीक है. And in specific, I like to add 2 examples. 2 examples दोहराना चाहूँगा. First, actually, if you look into the basic rural India today, I mean, the farmers, target to the farmers, they're very happy, having sort of, cows, and then the cow byproducts are being used in a different way. And there is a chain reaction starting from the milk to the cow dungs and probably to the kind of farming section, and they had a wonderful life. So the cow played an important role as a source of income to the farmer. And if you look into the pollution aspects, today we are talking about technology, and the technology really disturbs the environment of the society today. However, if you can have certain biogas technology to reproduce or to recycle the farming waste into energy, probably that can help the rural India to get energy out of that. बिल्कुल. So if you see the cycle of process, so technology जो है ना, वो technology केवल समाज की actually उसको एड देगा एक. हाँ. So I mean not about the living or the day-to-day style of exercising your excitement and travels, but the very important part to me is that actually how we can help our society to take advantage of that technology to a larger extent and make their life better. बिल्कुल. मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल साझा करना चाहूँगा. कुछ वर्ष पूर्व एक इनोवेशन हुआ था जिसमें ग्रामीण महिलाएं जो है सर पर मटकों में पानी भर के लाती थी और
काफ़ी दूर से पानी लाना होता था, तो फिज़िकली भी इनकन्वीनियंस होता था और एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं ला सकते थे। किसी ने एक रोलर ड्रम का इनोवेशन किया और उसमें एक हैंडल लगाया और आप उसे लुढ़काते हुए, जैसे ठेले को लुढ़काते से छोटा एक लेट से 25-30 लीटर का कैपेसिटी वाला एक ड्रम डेवलप किया और उसको आप इजीली रोल करते हुए आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रोल आया, हमने उनकी जो अभी आज की तारीख में जो स्थितियाँ हैं उसमें थोड़ा सा सहयोग किया और जीवन में आसानी जोड़ी। इस तरह की बात करें। हाँ, एक्चुअली और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग गांव में जब एक्चुअली बचपन में पढ़ाई करते थे तो बिजली की वजह से बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो कि 7 बजे के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो आप देखें आज की डेट में, मान लीजिए कि एक लंठन, सोलर लंठन की बात करूँगा, इफ़ यू कैन प्रोवाइड ए सोलर लंठन टू ए विलेज स्टूडेंट हु इज़ रियली एस्पायरिंग फॉर ए बेटर करियर इन ए विलेज रूरल इंडिया, नाउ द टेक्नोलॉजी इज सोलर लंठन टू मी, बट इट इज़ बीइंग यूज्ड, मतलब जो यूज़ करने वाले हैं वो गांव जहाँ एक्चुअली सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई नहीं है, एक्सेस कम है, एनर्जी एक्सेस नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब हम सब लोग 21वें जो 21st सेंचुरी में जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी सोसाइटी के लिए ही काम करना चाहिए, जिससे जो अनप्रिविलेज्ड रूरल इंडिया को एक बूस्ट मिलेगा और हम एक्चुअली इंडिया को आगे लेने के लिए हम अकेले एक साइंस कम्युनिटी नहीं बट एज ए होल वी हैव टू एक्चुअली ग्रो टुगेदर, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द साइंस इज नॉट मेड फॉर a limited access to society, but it has to reach out to the rural India to a larger extent. Well said, Professor Padhi. विज्ञान जब हर द्वार पहुंचेगा तभी समाज में उन्नति होगी और एक इंक्लूसिव अप्रोच आएगी, जहां डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या डिस्टेंस पे जहां लोग रहते हैं, जहां सुविधाओं का अभाव या उतनी सुविधाएं नहीं है, और जब उनको हम तकनीकी के माध्यम से जोड़ पाएंगे, जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा, कोविड के दरमियान हमने एजुकेशन में दूर तक पहुंचने का प्रयास किया। एक बड़े इंस्टीट्यूशन के एक प्रोफेसर का लेक्चर एक रिमोट एरिया में निःशुल्क या कम पैसे में भी आप अपने दरवाजे पर एजुकेशन ऑन ए क्लिक इट वाज मेड अवेलेबल। सो इस तरह के जो परिवर्तन हैं वो अब देखे जाने लगे हैं। मुग्धा जी, आपके पास आता हूँ, किस तरह की इनिशिएटिव्स ज़रूरी हैं इंडिया को आगे ले जाने के लिए साइंस के क्षेत्र में, ख़ास तौर से जैसे हमने अभी बायो रिसर्च में काम किया, योग ऑलरेडी हमारा उन्नत था ही, सॉफ्टवेयर में पूरी दुनिया में हमारे ही विद्यार्थी जो हमारे सॉफ्टवेयर टैलेंट है वो काम कर रहा है। साइंस के एरिया में हम किस प्रकार से विश्व में अपनी और पहल बढ़ा सकते हैं? सो दैट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन एक्चुअली। ये सवाल बहुत ज़रूरी हो गया है बिकॉज हम एक तरह से, भारत जो है वो विश्व गुरु के रूप में इमर्ज कर रहा है। हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं। तो हमारा इसका जो बेस है वो क्या होना चाहिए, हम कैसे जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कैसे हम जो है उन्नत एक्सपोर्टर्स बन सकते हैं। बिकॉज हमें ये ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इंडिया का, उसने जो है वो US के सिलिकॉन वैली को जन्म दिया है। सो वी डोंट हैव टू फॉरगेट दैट। 1980s में आपका जो है वो कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये सब बूम हुआ था। हम बात करते थे उस समय इंफॉर्मेशन एज की, है ना। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन एज से शिफ्ट किए, हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में आए। आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की, MR की, VR की, विजुअल टेक्निक्स की बात करते हैं। अब लेटेस्ट पॉडकास्ट, साउंड में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, साउंड टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। दूसरा डेटा एनालिटिक्स, ये जो है डेटा इज़ गोइंग टू बी द न्यू ऑयल इन टाइम्स टू कम। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बात करते हैं एक तरफ एज अ पॉलिसी मेकर कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो उन स्टेटिस्टिक्स पे बेस्ड हों। साइंस बहुत सारा स्टेटिस्टिक्स जनरेट करता है जिसमें वैल्यू ऐड हम करें तो हम बहुत, जिसे कह सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकते हैं अच्छी तरह से, है ना। एक बहुत बड़ा स्टेटिस्टिकल टूल है साइंस अपने आप में। और डेटा को जो हम वैल्यू ऐड करते हैं तो हम उससे वेल्थ जनरेट करते हैं, और वो वेल्थ है पॉलिसी मेकिंग टूल किट है पूरा उसके पीछे। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज़,
फिर होस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना। आपने देखा एजुकेशन ऑनलाइन हो गया, मेडिसिन में टेलीमेडिसिन शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा इलाज टेलीमेडिसिन से किया। रोबोटिक्स एक नया फील्ड आ रहा है, आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे अपना एलेक्सा और सीरी से अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो हम उस जनरेशन में पहुंच गए हैं। बट हमें जो है एक गुड पॉलिसी मेकर और एक गुड नेशन वो होता है जो फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजीज़ आ सकती हैं उसको 10 या 20 साल पहले एंटिसिपेट कर ले, है ना। आजकल क्या हो रहा है, आज की टेक्नोलॉजी जो है वो कल तक स्टेल हो रही है ना। कल तक हम जो हैं यूज़ कर रहे थे MIS सॉफ्टवेयर, आज हम बात ही नहीं करते हैं उसकी। आज पावर पॉइंट इज़ सो ubiquitous, हम आज बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की, हम आज बात करते हैं ब्लॉकचेन की, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, है ना। तो हम उस क्षेत्र में पहुंच गए हैं जहां पर आर्ट की एग्जीबिशंस होती थी, आज हम बात कर रहे हैं नॉन फंजिबल टोकन्स की, है ना। तो एक बहुत ही एनोनिमस काइंड का परिदृश्य है हमारा। दूसरा हम बात करें जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, बिकॉज हमें नेशन के वेलफेयर किससे जुड़ा है, हर व्यक्ति के वेलफेयर से जुड़ा है। और हर व्यक्ति का वेलफेयर, जैसे आपने बात करी है योग की, उसी तरह से हर व्यक्ति का वेलफेयर जुड़ा है हमारे, हम क्या खाते हैं, है ना, हमारे गुड स्टैंडर्डाइज हैं, उसकी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है ना। हम क्या किस तरह से हमारा फार्माकोलॉजिकल या फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट होता है। आपने देखा है इंडियन पेटेंट्स एक्ट जब आया, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था जेनरिक मेडिसिन में, राइट। रिवर्स इंजीनियरिंग करी गई थी, वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, जिससे फ़ायदा क्या हुआ, आम इंसान को ब्रांडेड दवाइयाँ सस्ते में मिल गई। ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चीज़ था। हमारी जो इंडिजिनस नॉलेज है, जो हमारे देश की धरोहर है, क्योंकि वो सिविलाइजेशनल के 3000-5000 सालों से जुड़ी हुई है, उसके लिए हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम है, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स है। आपने हाल ही में सुना होगा कि राजस्थान में जो सोजत मेहंदी है उसको हम GI का टैग दिला पाए हैं। बिल्कुल। इस तरह से हमारे 12 और प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है। 32 और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं। कहने का मतलब, मैं एक दिन देखना चाहती हूँ कि केर सांगरी जो जोधपुर की फेवरेट क्विजीन है, उसको अगर हम GI टैग दिला सकें, उससे क्या होगा, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे बाहर। वो ड्राई फॉर्म में होता है, बहुत इजीली स्टोर किया जा सकता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे खाने से लेके, हमारे पहनने से लेके, हमारे घर बनने के मटेरियल से लेके, टेक्निकल टेक्सटाइल्स आप देखो, 16 प्रकार की टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, जो आप बैंडेड पहनते हो, जो आप गेज लगाते हो, जो आप हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो चीज़ें करते हो, जो ब्लाइंड की स्टिक है वो ज्वेलरी के फॉर्म में आ गई है, यू नो। डिसेबल्ड के लिए टेक्नोलॉजीज़, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ जिन्हें कहते हैं। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी एक इतना बड़ा वास्ट कैनवस है एंड सपोर्टेड फुली, जैसे स्टील फ्रेम होता है सिविल सर्विस में, उसी तरह से टेक्नोलॉजी का स्टील फ्रेम है रिसर्च। तो हमें जो भारत सरकार की प्रायोरिटीज़ हैं या राज्य सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं जो बजट में अनाउंस होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, अभी आपने देखा होगा बजट में ई-विद्या प्रोग्राम अनाउंस हुआ है। राजस्थान सरकार ने जो है कक्षा 6 से कक्षा 10 के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो NCERT और SCERT स्टेट बोर्ड सिलेबस है, उसको पढ़ाने के लिए DST विज्ञान पाठशाला होम स्कूलिंग पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग ने 6th स्टैंडर्ड के 17 चैप्टर्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन एक्सेस। कहने का मतलब है कि साइंस जो है वो फ्री होनी चाहिए, साइंस का जो एक्सेस है वो ओपन होना चाहिए। ये पॉलिसीज़ हमने अपने डिपार्टमेंट में पास करती हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि साइंस के नाम से ही लोग, उसके जार्गन से ही लोग डर जाते हैं और सोचते हैं ये साइंटिस्ट का काम है। बट साइंस आर्ट में भी है, वर्चुअल म्यूजियम्स बन रहे हैं साइंस की तकनीक से, आर्ट को जो है घर बैठे देखा जा रहा है आज की तारीख में। तो मुझे लगता है ये कनेक्शन ऑफ डॉट्स जो है, ये ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ स्टेक होल्डर्स जो है, साइंटिस्ट जैसे सोल्जर है ना, देश की रक्षा करता है, उसी तरह से साइंटिस्ट जो है देश की इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक थॉट प्रोसेस की रक्षा करता है। और बिना फिलॉसफी के जो उसकी फाउंडेशन है, उसके बिना कोई नेशन जो है ब्रांच आउट नहीं कर सकता। अगर हमें वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत करना है तो उसको विज्ञान के ज्ञान पर ही आधारित होना ज़रूरी है। वेल सेड मुग्धा जी। साइंस शुड बी अवर बैकबोन, द फाउंडेशन ऑफ अवर थॉट प्रोसेस। प्रोफेसर पाड़ी, आपके पास आता हूँ। हम किसी भी विज्ञान को, ज्ञान को या विधा को जब सीखते हैं तो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सीखते हैं।
जैसे हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं या पहाड़ी या टेबल्स याद करते हैं, तो एक राइम के फॉर्म में या स्टोरी के फॉर्म में, क्योंकि हमारा माइंड जो है ब्रेन मैप्स बनाता है। एक बार एक जंगल में राजा था, घोड़े पर जा रहा था, तो स्टोरी के थ्रू हमको एक विजुलाइजेशन होता है कि जंगल ऐसा होता होगा, शेर ऐसा होता होगा। तो साइंस में कम्युनिकेशन की जो महती आवश्यकता है, जैसा मुग्धा जी ने भी अभी एम्फेसाइज किया कि साइंस को हमें घर घर ले जाना पड़ेगा, चाहे वो आर्ट में हो, कॉमर्स में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं या क्रिएटिव साइंस कम्युनिकेशन का जो शैली है, उस पर काम अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, और उसको किस तरह से हम डेवलप करें और उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, ये क्योंकि जो हम चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, आई थिंक उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि क्रिएटिव साइंस कम्युनिकेशन टूल्स डेवलप किए जाए। करेक्ट। तो एक्चुअली दो चीज़ें जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आज दर्शक की बेनिफिट के लिए। आज की डेट में जो साइंस है, वन इज एक्चुअली अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। मीन्स पहले तो एक्चुअली वो सस्ता होना चाहिए सो दैट वन कैन यूज, एफर्ट कर पाए, बिकॉज देर कुड बी ए वंडरफुल साइंस फॉर मी टू ट्रीट द सीवेज वाटर, but it is very expensive that India cannot afford. So that doesn't mean anything to me actually. तो मेरे लिए साइंस की जो टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है, that a normal Indian citizen can afford to engage that science in his day-to-day life. That is number one. And then accessible. That means every Indian citizen must have access to science. So most of the time actually local people, they do not know where to approach when they do have a day-to-day problem. एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम एक्चुअली डाटा साइंस की जैसे मुग्धा मैडम ने बात की है, तो वी कैन प्रेडिक्ट एक्चुअली द रेन और द वेदर फोरकास्टिंग इज ए वंडरफुल टूल दैट कैन हैपन थ्रू डाटा साइंस। लेकिन मेरा जो गांव की फार्मर है, उनके लिए जब तक एक्चुअली आप एक्सेसिबिलिटी नहीं देंगे, वो अपना खेती ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है, जब तक हम स्पेशली इंडिया को आंखें सामने रखते हुए कि एक्सेसिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी दोनों चीज़ पे हम ध्यान ना दें और चीपर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डेवलप ना करें, अदरवाइज क्या होगा कि हमारा जो पूरा रिसोर्सेस है दैट विल गो आउट ऑफ द कंट्री टू बाय द टेक्नोलॉजी ऑल द टाइम। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, दैट इज मेक इन इंडिया, स्पेशली ऑल द टेक्नोलॉजी नीड टू बी डेवलप्ड and to be developed in a very low cost and must have access to each and every individual across the country. So that is one thing. Now second, one important, when you talk about communication, we are actually very strictly bound conventional individuals हैं, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि आप साइंस जो पढ़ाई किए हैं उन्होंने ही इनोवेशन कर सकते हैं, जो बट वी डोंट नो, वी आर हैव टू अप्रिशिएट इवन ए आर्टिस्ट is also a scientist to me. Yeah. So मेरे लिए like for any area, until unless you have multidisciplinary engagements, जो culture actually हमारी जो current academic structure, if you see the national education policy which has been declared by Government of India, where we always encourage interdisciplinary engagements, and until unless you have interdisciplinary engagement, then science cannot go to the next level. For an example, I can make a solar watch, but until unless there is an artist attached to that, that watch may not look better. Correct. So I think we have to engage each and every individual of this nation, whoever may be carrying little bit of expertise, and recognize that interdisciplinary nature of engagement as a professional personality development or curriculum engagements. So we need to work a long way to engage interdisciplinary curriculum engagements, flexibility in your academic program. Let's say you are very good in mechanical engineering, and if you like to have design as an additional subject, so that you can design a wonderful car which has a mechanical part in it, but also it looks very beautiful. So I think, to me, recent time, the science communication, the approach of developing science has to be multidisciplinary and interdisciplinary. जी, आपने जैसा कहा कि जब तक जैलिंग अप नहीं होगी दो अलग अलग विचारधारा के लोगों की, वो आइसोलेशन में रहेंगे। जैसे कि जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात आती है, तो
तो जो कन्वेंशनल गिटार आप देखें और आज की तारीख में गिटार देखें तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है। तो ब्रिजिंग के साथ में ही हुआ है। टेक्नोलॉजिकल समावेश से जुड़ी हुई एक बात और कहूँगा, बहुत कुछ है जो हम वेस्ट कर देते हैं और इनोवेशन और एंटरप्राइज बनाने के लिए एक बड़ा माध्यम है क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। उस पर आपकी क्या राय है? ओके, एक्चुअली MNIT जयपुर जो कि बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम पे आज की डेट पे काम कर रहे हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल स्पेशली अर्बन इंडिया जो है, वी प्रोड्यूस टू मच ऑफ वेस्ट, स्पेशली द सॉलिड वेस्ट, and that need to be converted into nanoparticles for different applications. And now we are sitting at Rajasthan where the water scarcity become an issue. पानी जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जो वेस्ट वाटर है उससे हम कैसे एक्चुअली पानी, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, जो कि गार्डनिंग एंड फार्मिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, सो दैट वी डू नॉट वेस्ट जो फ्रेश वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर, जो कुकिंग वाटर डे टू डे लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम एक्चुअली गार्डनिंग के लिए यूज़ ना करें. सो द टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, एंड ऑल्सो द बायोमास energy development program where the farming waste can be used for energy production. I think these are the segments I do see जहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जहाँ टेक्नोलॉजी को हम एक्चुअली गांव तक लेना चाहिए, और जो लिविंग लाइफस्टाइल ऑफ द रूरल इंडिया जो है उसको हम नेक्स्ट लेवल पे ले पाएंगे. जैसा मुग्धा जी ने शुरुआत में कही थी कि साइंस को हमें दरवाजे ले जाना होगा, हर घर ले जाना होगा, वो बात बिल्कुल फुलफिल होती है. एक मिनट में जानना चाहेंगे, साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस. सो ये तो कॉइन का मतलब बिना लोगों के साइंस नहीं हो सकती, और बिना मतलब साइंस लोगों को समर्पित है. ये तो बहुत एक दूसरे के पूरक वाली जैसी बात हो गई. हमें ये समझना होगा कि साइंस एग्जिस्ट क्यों करती है और साइंस आई कहाँ से. अगर आप एंशिएंट ग्रीक, समय की कमी है, हाँ, एक मिनट में ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, साइंस का मेन ध्येय जो है वो लोगों की समस्या को सॉल्व करना है ना, और लोगों को हमें बचा के रखना है. मेडिकल क्षेत्र में हम उनकी लॉन्जिविटी को एक्सटेंड कर रहे हैं, बाकी क्षेत्र में हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ईज कर रहे हैं. तो साइंस, पुटिंग साइंस इन सर्विस ऑफ पीपल, putting science in service of society, putting science in service of sustainable development, इसी के लिए साइंस एग्जिस्ट करती है. और दूसरी चीज़, साइंस बिना लोगों के इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि लोगों की, वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. जब लोगों को तकलीफ आती है तब वो यूरेका मोमेंट होता है जिसमें हमें सोचने पड़ता है कि वो मटके की जगह हम रोलर जो है वो टंकी यूज़ कर सकते हैं. तो ये लोग रहेंगे और लोग आपस में टकराएंगे, तब साइंस के आविष्कार जो हैं पैदा होंगे. जी, मुझे लगता है कि ये विषय ऐसा है जिस पर लंबी चर्चा की जा सकती है, पर समय की कमी है. तो विज्ञान दिवस एक दिन मनाने की बात नहीं है, ये हमारी जीवन शैली, हमारी सोच का इंटीग्रल पार्ट होगा. तब हम इस तरह के और वैज्ञानिक अपने समाज में पैदा कर सकेंगे जो समाज के लिए, देश के और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए और अदर पूरी पृथ्वी प्लेनेट के लिए यूज़फुल हो पाएंगे. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपने व्यस्तम समय से समय निकाला, और उम्मीद करते हैं भविष्य में भी मुलाकात होती रहेगी. आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार.